हेलो दोस्तों, आफ्टर लॉन्ग टाइम वेलकम टू अवर पॉलिटी पाठशाला चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी भी हम इसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल एक ऐसी व्यवस्था है या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक इतनी इम्पोर्टेंट व्यवस्था है कि जिसमें अगर देश के ऊपर कोई संकट आता है या फिर देश की सुरक्षा को कोई गंभीर संकट आने की संभावना होती है या आता है, तो ऐसे में केंद्र सरकार को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान का या हमारे देश की जो संघात्मक व्यवस्था है या जो संघात्मक स्वरूप है, वो पूरी तरीके से एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। और अगर आप ये नहीं जानते हैं कि संघात्मक व्यवस्था क्या है, तो मैं आपको एक ब्रीफ में इंट्रो दे देती हूँ कि संघात्मक सरकार में क्या होता है कि जो शक्तियां हैं वो संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्यों में बटी हुई होती हैं। कुछ फील्ड्स होते हैं कि आप इन फील्ड में केंद्र सरकार काम करेगी और इनमें राज्य सरकार काम करेगी। और हमारे देश में क्या सिस्टम है, यही सिस्टम है कि शक्तियां जो है वो बटी हुई हैं केंद्र और राज्यों में। लेकिन हमारे यहाँ केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। लेकिन अगर इमरजेंसी लागू होती है, तो ऐसे में केंद्र सरकार राज्य सरकारों की भी शक्तियाँ छीन सकती है। आम नागरिकों की जो शक्तियाँ हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट कैप्चर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं, अगर आपने भूल भुलैया मूवी देखी हो तो उसमें क्या होता है कि बाद में वो क्या करती है कि पूरी तरीके से अपने आप को मोंजुलिका में बदल लेती है। तो उस तरीके से आप कह सकती हो कि अगर देश में इमरजेंसी लागू होती है, तो ऐसे में केंद्र सरकार पूरी तरीके से मोंजुलिका बन जाती है। उसके हाथ में सारी पावर्स होती हैं और वो पूरी तरीके से एकात्मक हो जाती है। फिर वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी स्टेट के लिए कोई भी फैसला ले सकती है या किसी भी इंसान के लिए कोई भी फैसला ले सकती है। अगर आपको जानना है कि इमरजेंसी कितनी डीप है, तो आप 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, तो कभी आप उसको पढ़ सकते हैं, कहीं पे देख सकते हैं। तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी खतरनाक सिचुएशन होती। तो हमने यहाँ पे समझा कि राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है और किस तरीके से जो है क्या सिचुएशन उस टाइम पे हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो हमारे संविधान में या हमारे देश में 3 तरह के आपातकाल लगाने का प्रोविज़न है, जिसमें कि पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका यूज़ आर्टिकल 352 के थ्रू किया जाता है। सेकंड है राष्ट्रपति शासन या फिर कह सकते हैं कि संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर जो है इसका यूज़ किया जाता है। आर्टिकल 356 में इसके बारे में मेंशन है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 360 के थ्रू लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम पहले वाले राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 352 के थ्रू लगाया जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें 3 सिचुएशन होती हैं जिनके आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। एक तो पहला है इनमें से वॉर। अगर युद्ध हो जाता है, अगर किसी दूसरे देश के साथ हमारा युद्ध हो जाता है, तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। सेकंड है बाहरी आक्रमण या एक्सटर्नल एग्रेशन। तो इसके अगर कोई दूसरा देश अगर हमारे देश के ऊपर अटैक करता है, तो इस सिचुएशन में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन। इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर आर्मी विद्रोह कर दे सरकार के खिलाफ या सरकारी तंत्र को किसी तरीके से कैप्चर करना चाहे, तो ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके अलावा 1975 में अगर आपको पता हो, तो 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे। और उसका बेस क्या था, आंतरिक अशांति के आधार।
उस टाइम पे जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, इनमें से कोई भी आधार नहीं था। वो लगाई गई थी कोई सशस्त्र विद्रोह नहीं हुआ था और कोई बाहरी आक्रमण भी नहीं हुआ था। वो लगाई गई थी कि जो है आंतरिक अशांति हो गई है देश में और सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना है। तो इस बेस पे इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। उस टाइम पे बहुत से जो विपक्ष के नेता थे, उनको जेल में डाल दिया गया था और प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई थी, यानी कि को प्रेस को बाउंड कर दिया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी मर्जी के बिना बाहर नहीं जाएगी। बहुत से नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे। नेशनल इमरजेंसी में ऐसा होना लाजमी है। ऐसा होता है कि जो भी दो फंडामेंटल राइट छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, सरकार सभी फंडामेंटल राइट पे भी कैप्चर कर सकती है, उन पे भी बाउंडेशन लगा सकती है। तो पूरी तरीके से उस टाइम पे सत्ता सेंटर के कंट्रोल में हो गई थी। तो ऐसा होता है नॉर्मली कि अगर केंद्र सरकार बहुत मजबूत स्थिति में है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, तो आप कह सकते हो कि पूरे देश पे, हर इंसान पे सेंटर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है। तो ये है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356, जो कि संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाया जाता है। अब संवैधानिक तंत्र विफल कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर संविधान में जो भी नियम कानून वर्णित है, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग सरकार नहीं चलाती है, संविधान से बाहर जाके कोई फैसला लेती है, संवैधानिक नियमों से बाहर जाके कोई फैसला लेती है, तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन उस स्टेट में डिक्लेयर किया जा सकता है। वहाँ की जो सत्ता है वो केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है ऐसे। हालांकि इसके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि राष्ट्रपति शासन के लिए आपातकाल शब्द का यूज संविधान में नहीं किया गया है। यानी कि इसको संविधान में आपातकाल कह के, आपातकाल शब्द संविधान में मेंशन नहीं है। और ये बात सुनने में छोटी सी है, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे डायरेक्टली ये कोई नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है, ऐसा या डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन के लिए आपातकाल शब्द का यूज संविधान में नहीं किया गया है। तीसरा पॉइंट है हमारा वित्तीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 362 के थ्रू लगाया जाता है। ये तब लगाया जाता है जब देश में कोई वित्तीय संकट हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसा अभी तक हुआ नहीं है हमारे देश में। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल का यूज हमारे देश में नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं संसदीय अनुमोदन या इसकी समयावधि, कितने टाइम के लिए ये लगाया जाता है और इस किस तरीके से इसका अप्रूवल लिया जाता है। तो आर्टिकल 352 के तहत अगर इमरजेंसी लगाई जाती है, तो इसके लिए मंत्रिमंडल को लिखित सिफारिश देनी पड़ती है। लिखित में मंत्रिमंडल सिफारिश करेगी, तभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, राष्ट्रपति उसको डिक्लेयर करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता है। तो राष्ट्रपति ही इसको डिक्लेयर करते हैं और राष्ट्रपति ही इसकी समाप्ति की घोषणा भी करते हैं। तो पहले क्या था कि पहले ये प्रोविज़न नहीं था कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी। पहले क्या होता था, 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उसमें कोई मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश नहीं गई थी। उसमें बस प्राइम मिनिस्टर के कहने पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी रातों रात। पूरी मंत्रिमंडल से डिस्कशन भी नहीं किया गया था।
और सुबह को पता चला कि इमरजेंसी लग चुकी है। लेकिन इस प्रोविज़न को 44 अमेंडमेंट 1978 के थ्रू हटा दिया गया है और अब ये कंपल्सरी कर दिया गया है कि बिना मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जा सकती। अब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, मान लो, तो उसके बाद क्या होता है कि इसके लिए संसद से अप्रूवल लेना पड़ता है और 1 महीने के अंदर-अंदर वो अप्रूवल लेना पड़ता है कि संसद उसको अनुमोदित करेगी 1 महीने के अंदर, तभी वो आगे लगी रहेगी, वरना नहीं लगेगी रहेगी। अब इसके लिए भी पहले 2 महीने का प्रोविज़न था कि आप 2 महीने में अप्रूवल ले सकते हो। इसको भी कम किया गया 44 अमेंडमेंट के द्वारा। अब पहले क्या होता था कि पहले ये अप्रूवल साधारण बहुमत से पास हो जाता था। लेकिन बाद में इसको भी 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसको भी क्या किया गया कि विशेष बहुमत से ही जो है ये अप्रूवल पास होगा। और विशेष बहुमत क्या होता है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 मेजोरिटी से ही इसको अप्रूव किया जा सकता है। बट अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म करनी है तो इसके लिए संसद से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब होता क्या है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद संसद 1 महीने में तो अप्रूवल देती है। लेकिन उसके अप्रूवल के बाद भी अगर इसको आगे लागू रखना है तो हर 6 महीने में इसका अप्रूवल संसद से लेना पड़ता है। अगर संसद ऐसा करे कि उसको रिजेक्ट कर दे, अगर 6 महीने बाद, क्या 6 महीने हो गए हैं इमरजेंसी लगे हुए और उसके बाद संसद उसको रिजेक्ट कर देती है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है कि नेशनल इमरजेंसी खत्म मानी जाती है। राष्ट्रपति को फिर ये घोषणा करनी ही पड़ती है कि नेशनल इमरजेंसी अब खत्म हो चुकी है। तो ये थी इसकी अनुमोदन की प्रोसेस और इसकी टाइम लिमिट। अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें जो भी चेंजेस किए गए हैं वो 44 अमेंडमेंट के थ्रू किए गए हैं। 1978 में ये अमेंडमेंट हुआ था जब जनता पार्टी की सरकार आई थी। तो इसके तहत जो 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो जिसमें पहला है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। दूसरा है कि जो अप्रूवल लेना होता था वो पहले 2 महीने में लेना होता था, अमेंडमेंट के बाद 1 महीने में अप्रूवल लेना होता है। तीसरा है कि पहले साधारण बहुमत से ये आर्टिकल लागू हो जाता था 352, अब साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। तो ये 3 पॉइंट आप। तो दूसरी अगर हम बात करें कि अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब-कब लगा है या कितनी बार लगा है, तो अ, अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल डिक्लेयर किया गया है। एक 1962 का वॉर जो कि इंडिया और चाइना के बीच एक वॉर हुआ था। दूसरा 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। तीसरा 1975 जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। इसमें कोई बाहरी आक्रमण नहीं था, सिर्फ आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया है अब। अब आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जा सकती है। तो आज भी एग्ज़ाम्स में कई बार मैंने ये देखा है कि पूछा जाता है कि इनमें से किस आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जा सकती? तो वो 2-3 ऑप्शन हैं कि क्या आंतरिक अशांति के आधार पर डिक्लेयर की जा सकती है? तो ये बहुत ही क्लियर रखना है आपको। तो ये था नेशनल इमरजेंसी का टॉपिक। तो नेशनल इमरजेंसी एक बहुत ही टिपिकल सिचुएशन होती है किसी भी देश के लिए। अगर आप थोड़ा-सा इसको डीपली अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप कभी भी नेशनल इमरजेंसी के बारे में सर्च करके देखना 1975 में जो हमारे देश में लगी थी। तो आप समझ पाएँगे कि एक कितनी खतरनाक सिचुएशन होती है नेशनल इमरजेंसी।
तो ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसकी अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर या फिर कुछ शॉर्ट नोट्स या थोड़े से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आऊँ।